दोस्तों आज के जो वीडियो में बात करने वाले हैं वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। क्लास 12 का जो 11 दिन एग्जाम का नहीं बचे हैं, इसलिए मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ जो केमिस्ट्री का वीवीआई प्रश्न है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न है आपके क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ कि कई बच्चे जो होते हैं अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, जो हर साल यही प्रश्न आते हैं आपके क्लास 12 एग्जाम में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है। इसका वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर लिंक दे दिया गया है क्योंकि और भी प्रश्न है ना मैं इस वीडियो के जरिए करा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है कि चांदी विद्युत का सुचालक है क्यों। ये भी जानते हैं ना, ये प्रश्न है जो हर साल पूछते आ रहा है। ये सिंपली आपको आंसर देना होगा शॉर्टकट तरीका में। देखिए जो चांदी होता है ना, चांदी में संयोजिक बैंड अपूर्ण भरे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संयोजिक बैंड से चलन बैंड में आसानी से होता है, जिसके कारण ना चांदी विद्युत का सुचालक होता है। जो चांदी होता है ना विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ये आपको आंसर देना होगा। दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था क्योंकि ये प्रश्न है ना ये हर साल पूछते आ रहा है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ये प्रश्न आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अगली क्वेश्चन को देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं कि 42 नंबर प्रश्न है कि वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से आप क्या समझते हैं। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आंसर दीजिएगा आप कि जब किसी वाष्पिल विलयन के शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, तो इसे हम वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कहते हैं, ठीक है। आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ना, आपको याद ना हो तो क्या करिएगा, नोटबुक में जरूर लिखकर याद कर लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न है ना जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2017 में पूछा था, ठीक है। जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ना, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ जो हर साल पूछे गए हैं। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि 2 विटामिन का नाम लिखे, उसकी कमी के कारण उत्पन्न रोग का नाम बताएं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, 2 विटामिन का नाम लिख देना होगा, ठीक है। उसमें कमी के कारण उसमें कौन सा रोग होता है ये भी लिखना होगा। तो देखिए विटामिन ए के कारण, देखिए विटामिन ए के कारण जो रोग होता है ना रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन बी के कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरी तथा भूख कम लगना, ठीक है। ये आपको क्या करना होगा, इन दोनों का नाम लिख देना, यानी कोई भी विटामिन होगा आपको तो याद होना चाहिए कि कोई भी विटामिन होगा तो आप क्या करिएगा, नाम लिख दीजिएगा और उसका रोग भी लिख दीजिएगा। तो देखिए ये प्रश्न है ना जो 2017 में पूछा गया था, ठीक है। और अगला प्रश्न आप देखते हैं आप। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर 44 है कि उदासीनीकरण का ताप का परिभाषा दे। इसमें क्या करना है आपको दोस्तों कि उदासीनीकरण का ताप का परिभाषा देना है। तो देखिए इसका सही आप आंसर दीजिएगा, सही से आंसर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ना ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो हर साल पूछते आ रहा है। देखिए आंसर दीजिएगा आप, ये ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न ऊष्मा को अम्ल उदासीनीकरण की एंथैल्पी या उदासीनीकरण का ताप कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 44 नंबर प्रश्न है, एक काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ मैं आप वीवीआई लिख देता हूँ, ठीक है। याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न है 2016 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 45 नंबर प्रश्न है। आपको क्या करना होगा, देखिए 45 नंबर प्रश्न है ना आपको याद कर लेना होगा। देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि जिंक की 2 मुख्य आवश्यक का नाम लिखे। इसमें आपको क्या करना होगा, जिंक का 2 मुख्य आवश्यक का नाम लिखना होगा। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए आप लिखिएगा, पहला में आप लिख दीजिएगा जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर 2 में लिख दीजिएगा जिंक क्लाइड, ठीक है। ये 2 हो गया। आपको क्या करना होगा, 2 ये नाम लिख दीजिएगा। उदाहरण भी आप दे सकते हैं तो उदाहरण भी दे दीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है।
लेकिन चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा है क्यों। ये भी प्रश्न हर साल पूछते आ रहा है। तो देखिए NH3 का अणु एक दूसरे से अंतराविनिक हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं, जो कि pH3 में नहीं पाया जाता, क्योंकि अंततः NH3 का क्वथनांक pH3 से क्या होता है तो ज़्यादा होता है। आप आंसर दे दीजिएगा। ये प्रश्न है जो 2013 से लेकर 2015 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न नंबर 47 है कि अक्रिय गैस केवल एक ही सही है, रासायनिक यौगिक बनता है क्यों बनता है। तो देखिए आंसर दीजिएगा। आपकी अक्रिय गैस जो होता है ना वह S और P ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है, लेकिन एक C और में D ऑर्बिटल खाली रहने के कारण रासायनिक यौगिक बनता है। ठीक है, आप सिंपली आपको याद करना होगा। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि अक्रिय गैस केवल एक C से ही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्यों बनाता है। तो देखिए आंसर दीजिएगा कि अक्रिय गैस जो होता है ना S और P ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है, जो S और P ऑर्बिटल से पूर्ण रूप से भरा रहता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लेकिन एक C में D ऑर्बिटल खाली रहता है। किस में खाली रहता है? एक C और D में ऑर्बिटल खाली रहता है, उसके ही कारण जो रासायनिक यौगिक बनता है। याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसमें बताया है ना कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर दीजिएगा। आपकी अम्लीय वर्षा का तात्पर्य है कि अम्लों का वर्षा के रूप में गिरना। यह वायुमंडल में उपस्थित SO2, NO2 आदि के कारण होता है। जब अम्लीय वर्षा जमीन पर गिरता है तो जमीन में उपस्थित क्षार उदासीनीकरण हो जाता है तथा मिट्टी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, आंसर दे दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जिससे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 देख सकते हैं कि अक्रिय गैसों की सापेक्षता संयोजकता शून्य क्यों होती है। इसमें बताना है ना कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है। तो आंसर दीजिएगा कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि इसका आयन एंथैल्पी उच्च तथा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अधिक धनात्मक होता है, इसलिए अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि H2 तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों गैस है। तो देखिए आंसर दीजिएगा। H2 में H0 आवन प्रबल है जबकि H2S में HS आवन दुर्बल है, क्योंकि इसका आकार 0 से 12 होता है और इसलिए H2O का तरल है जबकि H2O गैस है। ठीक है, याद करके लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इतना ही प्रश्न था। जितने भी प्रश्न कराए ना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिया, क्योंकि ये वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सो मैं आपके लिए लेकर आया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं अगली वीडियो में लूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर। तब के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा ही वीडियो चाहिए ना, सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए मैं अगली वीडियो में लूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर।